हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ रैपिड रिवीजन सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग सरफेस टेंशन नाम के चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे और इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो हम लोगों को पढ़ना है एक दिन पहले सीईटी 2020 के। इनफैक्ट ये रिवीजन सीरीज जो है आपके जेईई और नीट ये एग्जाम्स के लिए भी काम में आएगा, क्योंकि ये चैप्टर वहां पे वैसा का वैसा ही है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद द लेक्चर ऑफ सरफेस टेंशन। दिस चैप्टर इज रिलेटेड विथ लिक्विड्स। ओके, तो लिक्विड्स में सबसे पहले हमको समझना है यहां पे टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सिंस वी नो दैट लिक्विड मॉलिक्यूल से बना हुआ है। अब दो मॉलिक्यूल्स आते हैं, जहां दो मॉलिक्यूल्स आएंगे वहां दो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स आएगा, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स को हम लोग कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। फर्स्ट वन इज एडहेसिव फोर्स एंड द सेकंड one is cohesive force. Okay, so what do we mean by adhesive force and what do we mean by cohesive force? Okay, now so adhesive force मतलब वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसमें दो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट काइंड के रहेंगे, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। वेरी सिंपल डेफिनेशन, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम लोग कहते हैं एडहेसिव फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल वाटर का है और एक मॉलिक्यूल प्लास्टिक का है ना, तो इन दोनों के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रहेगा वो रहेगा एडहेसिव फोर्स। तो यहां पे आएगा डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो उसको हम लोग कहेंगे एडहेसिव फोर्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिन करो ये बकेट है, बकेट में तुमने पानी भर दिया, तो यहां पे दो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, एक रहेगा लिक्विड का या पानी का और दूसरा रहेगा बकेट का। तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा एंड दैट अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज नोन एज एडहेसिव फोर्स। समझ में? लेकिन ये जो दो मॉलिक्यूल्स है दोनों लिक्विड के, क्योंकि वो तो अंदर है, तो उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहेगा वो रहेगा कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स होता है सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। कोहेसिव फोर्स इज फॉर सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक प्रकार के मॉलिक्यूल्स के लिए। जैसे वाटर के मॉलिक्यूल के बीच का, केरोसिन के मॉलिक्यूल के बीच का, प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स के बीच का, मतलब कोहेसिव फोर्स। क्लियर विद दिस? नाउ रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सपोज ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल वाटर का या कोई भी एक मॉलिक्यूल कंसीडर करो, ठीक है। अब इसमें ये मॉलिक्यूल के कोई तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल अगर आता है, ओके, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बीच में अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल आता है तो वो उस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। वो उस पे क्या करेगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। अगर वो मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के अंदर आता है तो, नहीं आता है तो नहीं लगाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है हम लोग उसको क्या कहेंगे? रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, अब ये जो रेंज है ये सभी डायरेक्शंस में रहेगा, है ना, और ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। इमेजिन करो ये एक मॉलिक्यूल है, इतना डिस्टेंस यहां पे ऊपर, इधर, नीचे, सामने, पीछे, सभी दिशाओं में, डायरेक्शंस में, ओके, सभी डायरेक्शंस में ये डिस्टेंस रहेगा। ओके, ये डिस्टेंस यानी क्या रहेगा? अब ये डिस्टेंस के बीच में अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तो उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, अब अगर सपोज इस मॉलिक्यूल को सेंटर पे रख के और इस रेंज को रेडियस मान के अगर तुमने एक स्फीयर ड्रॉ किया, ओके, तुमने क्या ड्रॉ किया? एक स्फीयर, इमेजिनरी स्फीयर। इस स्फीयर की खास बात क्या है? सेंटर पे अपना मॉलिक्यूल है और इसकी जो स्फीयर की रेडियस है वो हमारी रेंज है। ओके, तो वो स्फीयर को हम लोग कहेंगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या कहेंगे? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की खास बात क्या होती है? इसके सेंटर पे मॉलिक्यूल होता है
और इसका जो रेडियस रहेगा वो रहेगा रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। समझ में? क्लियर विद दिस? नाउ सरफेस फिल्म क्या होती है? सरफेस फिल्म इज फिल्म और लेयर ऑफ थिकनेस इक्वल टू रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। डेफिनेशन ध्यान में रखो, शायद सीईटी में डेफिनेशन का क्वेश्चन आ जाए। ओके, डेफिनेशन का है ना, एग्जैक्ट व्हाट डिफाइन करने नहीं पूछेंगे, ऑप्शंस दे देंगे। ओके, ऐसी लेयर जिसकी थिकनेस रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स के बराबर है, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स के बराबर, ऐसे लेयर को हम लोग कहते हैं सरफेस फिल्म। ओके, तो ये लिक्विड की सरफेस है, तो एक सरफेस फिल्म रहेंगी जिसकी थिकनेस कितनी रहेंगी? रेंज के बराबर रहेगी। तो यहां पे जितने भी मॉलिक्यूल्स, इमेजिन करो यहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, ये सबका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। ठीक है, समझ में आए? तो ये जो रहेगी इसको हम लोग बोलेंगे सरफेस फिल्म। समझ में आया सबको? तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस फिल्म। नेक्स्ट बारी आती है लिक्विड बिहेवियर की। ओके, ये बिहेवियर हमको बहुत अच्छे से समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे का पार्ट हमको समझेगा। लिक्विड बिहेवियर में मैंने एक लिक्विड को ड्रॉ किया है, एक कंटेनर के अंदर लिक्विड है और उसके 3 मॉलिक्यूल्स ड्रॉ किए, ए, बी एंड सी। ओके, ए जो है ये वेल विदिन है, वेल विदिन लिक्विड है। बी जो है ये जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड है और सी जो है ये ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड है, ऑन द सरफेस। ठीक है, अब एक काम करेंगे, सभी के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना लेंगे हम लोग। ओके, इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऐसा रहेगा, इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इस तरीके से रहेगा और इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इस तरीके से रहेगा। ठीक है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हम लोग ये देख रहे हैं कि ए का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पूरा का पूरा पानी में है, बी का बहुत सारा पानी में है, थोड़ा सा हवा में है, और सी का आधा पानी में है, आधा हवा में है। ठीक है, अब ए पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो लग रहे सभी के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड सभी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट, नेट फोर्स ऑन ए इज 0। नेट फोर्स ऑन ए इज 0 क्योंकि जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लग रहा है, जितना फोर्स राइट में लग रहा है उतना ही फोर्स लेफ्ट में लग रहा है। सो सारे फोर्सेस एक दूसरे को, सारे फोर्सेस कौन से? ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये कौन से फोर्सेस हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो सभी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ओके, सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए नेट फोर्स ए पे 0 हो गया। दूसरा, अब नेट फोर्स ऑन बी की बात करेंगे। ठीक है, बी पे नेट फोर्स। अब बी पे 2 प्रकार के फोर्स लगेंगे। ए पे एक ही प्रकार का फोर्स लगा था और वो था कोहेसिव फोर्स, लेकिन बी पे 2 प्रकार के फोर्स लगेंगे। पहला लगेगा कोहेसिव फोर्स ड्यू टू लिक्विड मॉलिक्यूल्स और दूसरा लगेगा एडहेसिव फोर्स ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल्स। यहां पे जो एयर मॉलिक्यूल्स है ना थोड़े बहुत, वो क्या लगाएंगे? एडहेसिव फोर्स। लेकिन एडहेसिव फोर्स ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल इतना कम रहेगा क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स बहुत कम है और है भी तो दूर दूर है, एक तो थोड़े से ही है और जितने भी है दूर दूर है। तो एडहेसिव फोर्स इतना कम रहेगा कि हम लोग इसको निग्लेक्ट कर देंगे। किसको? एडहेसिव फोर्स को। तो बचे कौन? कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स के डायरेक्शन मार्क करते हैं हम लोग। ठीक है, अब अगर तुम देखोगे तो यहां पे नेट फोर्स ऊपर के तरफ, ये देखो, इसके ऊपर के देखो और इसके नीचे देखो, ये जो लाइन मैंने बनाई ना, इसके ऊपर देखो, ऊपर के तरफ थोड़े फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन नीचे के तरफ ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं। ऊपर के तरफ कम फोर्स लग रहा है, नीचे के तरफ ज्यादा फोर्स लग रहा है। सो नेट फोर्स ऑन बी इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स।
नेट फोर्स ऑन बी इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। समझ में आए सबको? नहीं समझे तो लेक्चर को पीछे लेकर जाओ और वापस से देखो। बी पे जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उससे ज्यादा फोर्स नीचे लग रहा है, इसीलिए बी पे नेट फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। तो बी की टेंडेंसी है, बी हैज टेंडेंसी टू गो डाउनवर्ड्स। समझा? अब अपने तीसरे वाले पे आते हैं, नेट फोर्स ऑन सी। अब सी पे भी दो नेट फोर्स लग रहे हैं। एक लग रहा है कोहेसिव फोर्स, वो भी सेम ड्यू टू लिक्विड मॉलिक्यूल्स, और दूसरा लग रहा है अधेसिव फोर्स, दैट इज ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल्स। अगेन हम लोग बात देखें तो यहां पे एयर मॉलिक्यूल्स है, लेकिन फिर भी वो दूर दूर और बहुत कम है वहां पे, लेकिन बहुत दूर दूर है क्योंकि एयर है और कम है। तो इसीलिए वापस से एडेसिव फोर्स ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल्स ये कम रहेगा तो हम लोग निग्लेक्ट कर देंगे। तो हम लोग कौन से फोर्स कंसीडर करेंगे सी पे? वापस से कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स की डायग्राम बनाता हूं, देखो ये एरो जो बना रहा हूं ये कोहेसिव फोर्स के डायग्राम है। अब कोहेसिव फोर्स हम लोग अगर देखें सी पे तो क्या हो रहा है कि जितना कोहेसिव फोर्स इधर है उतना ही इधर है, तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन ऊपर तो कोई कोहेसिव फोर्स है ही नहीं। ऊपर कोई कोहेसिव फोर्स है क्या इस डायरेक्शन में? नहीं, सिर्फ और सिर्फ देयर इज डाउनवर्ड कोहेसिव फोर्स, नेट डाउनवर्ड फोर्स। किस पे? सी पे। तो अगर नेट डाउनवर्ड फोर्स है सी पे, तो सी की टेंडेंसी भी किधर है? जैसे बी की टेंडेंसी किधर थी? टू गो डाउनवर्ड्स, तो सी की टेंडेंसी भी टू गो डाउनवर्ड्स ही है। ओके, तो सी की टेंडेंसी भी डाउनवर्ड जाने की है। ओके, यानी हर मॉलिक्यूल जो ये फिल्म के बीच में है, सरफेस फिल्म के बीच में है, वो कहां जाना चाहता है? नीचे। ये समझने का बहुत जरूरी था लिक्विड सरफेस के बिहेवियर पे। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं मैं। एवरी मॉलिक्यूल इन सरफेस फिल्म हैज टेंडेंसी टू गो डाउनवर्ड्स। नीचे जाने का टेंडेंसी रखता है, टेंडेंसी टू गो डाउनवर्ड्स। ओके, बट अगर हर मॉलिक्यूल नीचे चला गया तो सरफेस पे कौन बचेगा? सभी मरने को नीचे जाना चाहते हैं, है ना? सभी कहां जाना चाहते हैं? बी को पूछा कहां जाना है? नीचे। सी को पूछा कहां जाना है? नीचे। नीचे का खजाना है। ओके, नीचे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन दे हैव टेंडेंसी टू गो डाउनवर्ड्स। सभी को कहां जाना है? नीचे। बट अगर सभी नीचे चले गए तो सरफेस पे कौन बचेगा? इनका बाप। सरफेस पे कौन बचेगा? कोई नहीं बचेगा ना। लेकिन सरफेस पे तो मॉलिक्यूल होते हैं, इसका मतलब ये सरफेस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो जाना चाहते हैं नीचे, लेकिन लिक्विड ने उनको जाने नहीं दिया। ध्यान में रखना, अगेन आई विल रिपीट, सभी मॉलिक्यूल्स जाना चाहते हैं नीचे, लेकिन उनको जाने नहीं मिला। लिक्विड ने उनको पकड़ के रखा है। कहां पे पकड़ के रखा है? सरफेस के ऊपर पकड़ के रखा है। सो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको अलग कलर के पेन से लिखूंगा। लिक्विड सरफेस बिहेव्स लाइक स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। कैसा बिहेव करता है लिक्विड सरफेस? स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन के जैसा बिहेव करता है। लिक्विड सरफेस बिहेव्स लाइक स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन के जैसा, उसको जाने ही नहीं दे रहा है, ऐसा फोर्स लगा के रख रहा है। सभी मॉलिक्यूल्स पे बाहर के तरफ एक फोर्स लगा के रख रहा है, उन कोई भी मॉलिक्यूल्स को नीचे नहीं जाने दे रहा है। ओके, समझ में आया? सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज नोन एज सरफेस टेंशन। ये हमारे चैप्टर का नाम है। इस लिक्विड के प्रॉपर्टी को, कौन सी प्रॉपर्टी को? कि लिक्विड सरफेस बिहेव लाइक स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे?
सरफेस टेंशन। समझ में आया यहां तक सबको? हाँ, सरफेस टेंशन क्या है? ओके, सो नाउ अब सभी मॉलिक्यूल्स नीचे जाना चाहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम लोग सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हमको मोर लिक्विड मॉलिक्यूल्स नीड टू बी ब्रॉट अप पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर तुमको लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ाना है तो तुमको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को नीचे से उठा के ऊपर लाना पड़ेगा, लेकिन ये प्रोसेस में तुमको वर्क करना पड़ेगा। वर्क हैज टू बी डन, वर्क हैज टू बी डन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। वर्क क्यों करना है? क्योंकि हमको लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ाना है। सो दिस वर्क डन in increasing the surface area of liquid is known as surface energy. Okay, work done in increasing the surface area, work done in increasing the surface area of liquid is stored in the form of energy, and that energy is known as surface energy. Okay, surface energy is given by work done per unit increase in area, work done in increasing an area. तो ये फॉर्मूला याद रखना है सरफेस एनर्जी का। सरफेस एनर्जी कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा है, सरफेस एनर्जी इज वर्क डन इन इंक्रीजिंग यूनिट एरिया ऑफ द लिक्विड। क्लियर विद दिस? सरफेस एनर्जी क्लियर हुआ? ओके, तो हम लोगों ने ये सीखा कि जब भी लिक्विड के सरफेस को अगर तुमको बढ़ाना है तो तुमको वर्क करना पड़ेगा। ये वर्क जब करोगे तो वो लिक्विड के अंदर वर्क स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। उस एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, सॉरी इसके पीछे था, उस एनर्जी को हम लोग कहेंगे सरफेस एनर्जी। ठीक है, अब बात करते हैं सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन को डिफाइन करेंगे। ओके, तुम क्या करो, एक लिक्विड का सरफेस इमेजिन करो ऐसा। ओके, लिक्विड का सरफेस इमेजिन करेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसके ऐसे मॉलिक्यूल्स कंसीडर करो एक लाइन में। ये सभी मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड सरफेस पे कहां जाना चाहते हैं, नीचे, लेकिन लिक्विड उनको जाने दे रहा है क्या? नहीं जाने दे रहा है। इसका मतलब उनपे इधर के डायरेक्शन में और इधर के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। वो उनको जाने नहीं दे रहा है। ये मॉलिक्यूल्स है, ये सभी के सभी, ये जो लाइन है, इमेजिन करो कि इस पे कुछ मॉलिक्यूल्स है, ये जाना चाहते हैं नीचे लेकिन नहीं जाने दे रहा है। तो लिक्विड क्या कर रहा है? इस पे इधर और इधर फोर्स लगा रहा है। ओके, तो ये सपोज इसकी लेंथ है L, सपोज इमेजिनरी लाइन है L, तो सरफेस टेंशन को डिफाइन करते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल्स ऑफ इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। कुछ नहीं, T इज इक्वल टू F/L, ये फॉर्मूला याद रखो। ओके, सपोज इसका लेंथ L था, L लेंथ पे जो फोर्स लगेगा F, L लेंथ पे जो फोर्स लगेगा, और फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना। तो L लेंथ पे जो फोर्स लगेगा F जो कि परपेंडिकुलर है, वहां से हमको सरफेस टेंशन की डेफिनेशन मिलेंगी। इसका अगर SI यूनिट देखेंगे हम लोग तो SI यूनिट आएगा न्यूटन पर मीटर। CGS यूनिट क्या आएगा इसका? डाइन पर सेंटीमीटर। और इसका डायमेंशन वो आएगा M1 L0 T-2, M1 L1 T-2, हाँ ये आएगा इसका डायमेंशन। ठीक है, नाउ यहां से सबसे एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आएगी, फोर्स इज इक्वल टू T इंटू L। ओके, फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट। याद रखना, क्योंकि अगले पेज पे मैं यही समझाऊंगा, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट विथ लिक्विड। ओके, T इज सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड।
हर लिक्विड का सरफेस टेंशन फिक्स होता है और एफ है फोर्स। ठीक है, तुमने ये सिचुएशन देखा है कि सपोज इमेजिन करो, तुम एक काम करना, एक बकेट में पानी भरना, उसमें मग उल्टा डुबाना, ओके, फिर उसको खींचने का कोशिश करना बाहर। तुमको थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा, ताकत लगाना पड़ेगा। ये ताकत क्यों है? इसके वजह से। किसके वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन बोलता है कि नहीं, मैं इतने जल्दी नहीं छोड़ूंगा उस मग्गे को, फोर्स लगाओ। ओके, एनीवेज, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ थिन वायर, थिन वायर। ओके, अब देखो, इमेजिन करो ये नीडल है, नीडल या थिन वायर एक ही बात। फेमस क्वेश्चन है, ये भी फेमस क्वेश्चन। अब इसके दो सरफेसेस कांटेक्ट में है पानी के। इमेजिन करो ये पानी के ऊपर रखा है, इसका ये वाला, इमेजिन, बहुत ध्यान से देखना, ये देखो, ध्यान से देखो, इसका ये वाला सरफेस भी पानी के कांटेक्ट में है, ये वाला सरफेस भी पानी के कांटेक्ट में है। तो कितने सरफेसेस कांटेक्ट में है? दो। तो इसके लिए जो फोर्स रहेगा दैट वुड बी टी इंटू एल का डबल, ट्वाइस टी एल। टी एल, एल तो लेंथ है, इसका लेंथ है, और फोर्स टी सरफेस टेंशन है। ठीक है, लेकिन 2 का फैक्टर क्यों लगाया? क्योंकि इसकी दो सरफेसेस पानी के कांटेक्ट में है, तो ये दोनों सरफेस से अपने को इसको उठाना पड़ेगा, पानी से उठाना पड़ेगा। तो इसलिए फोर्स कितना लगेगा? ट्वाइस टी एल। ठीक है, नाउ फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ थिन सर्कुलर प्लेट। ओके, सर्कुलर प्लेट। अब इसमें दो सरफेसेस कांटेक्ट में नहीं है। इमेजिन करो सर्कुलर प्लेट, सर्कुलर प्लेट। ओके, अब सर्कुलर प्लेट मेरे पास में तो नहीं, इमेजिन करो एक ऐसा प्लेट, वो डिस्क आती है ना खेलने की, वो इमेजिन करो, वो पानी पे, तो उसकी सिर्फ आउटर लेंथ कांटेक्ट में है। कितनी लेंथ कांटेक्ट में है? सरकमफरेंस जितनी। कितनी? सरकमफरेंस जितनी। तो इसके लिए फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा? टी इंटू एल के जगह क्या लिखेंगे हम लोग? 2 पाई आर। कितना लिखेंगे? एल के जगह 2 पाई आर, या ऐसा। ओके, तो इसकी सिर्फ ये वाली जो पार्ट है ना, यही कांटेक्ट में रहेगा। स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर के प्लेट के लिए टी इंटू, अब स्क्वायर प्लेट का लेंथ, लेंथ यानी पेरीमीटर आएगा इसका। पेरीमीटर कितना होता है स्क्वायर प्लेट का? 4a। समझे? फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ थिन रेक्टेंगुलर प्लेट, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा? टी इंटू, अब थिन रेक्टेंगुलर प्लेट का पेरीमीटर कितना आएगा? 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर याद रखना, लेंथ यानी उसका पेरीमीटर। हां, अब यह आएगा सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये केस ध्यान में रखना। अब इसकी एक अंदर की सरफेस और एक बाहर की सरफेस दो कांटेक्ट में, इमेजिन करना, यहां पे याद रखो, देयर आर 2 सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, देयर आर 2 सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, इसलिए यहां पे 2 का फैक्टर लगेगा इंटू टी। अब इसका लेंथ कितना लेंगे हम लोग? सपोज इसका रेडियस है r, तो कितना आएगा? 2 पाई आर। तो 2 इंटू टी इंटू 2 पाई आर। सर्कुलर रिंग के लिए 2 पाई आर, सर्कुलर प्लेट के लिए 2 इंटू टी इंटू 2 पाई आर। सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, सर्कुलर प्लेट के लिए टी इंटू 2 पाई आर, सर्कुलर रिंग के लिए 2 इंटू टी इंटू 2 पाई आर। सर्कुलर रिंग में दो सरफेसेस कांटेक्ट में रहती। वैसे ही स्क्वायर फ्रेम के लिए वापस, फ्रेम ध्यान में आ रहा है ना? फ्रेम यानी ऐसी रहेगी स्क्वायर फ्रेम। अब ये रेक्टेंगुलर दिख रही है, इमेजिन करो स्क्वायर है, तो इसकी अंदर की सरफेस और बाहर की सरफेस दोनों कांटेक्ट में रहेगी, तो यहां पे 2 का फैक्टर लगेगा इंटू टी इंटू 4a। ठीक है, रेक्टेंगुलर फ्रेम के लिए कितना आएगा? 2। अगेन रेक्टेंगुलर फ्रेम में दो सरफेसेस कांटेक्ट में रहेगी, 2 इंटू टी इंटू 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। तो देख लो 2 का फैक्टर कहां लगाना है। रिंग में 2 का फैक्टर लगाना है, स्क्वायर फ्रेम में 2 का फैक्टर लगाना है, रेक्टेंगुलर फ्रेम में 2 का फैक्टर लगाना है। फ्रेम्स, रिंग्स, समझ में आ रहा है? क्लियर विद दिस? ओके। रिलेशन बिटवीन टी एंड ई, ई इज ऑल्सो नोन एज सरफेस एनर्जी एंड टी इज नोन एज सरफेस टेंशन। इसका डेरिवेशन अपने सिलेबस में दिया है, बट मैं डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा। ओके, तो सरफेस एनर्जी E इज इक्वल टू टी टाइम्स डी ए। ओके, कुछ बुक्स में W इज इक्वल टू टी टाइम्स डी ए दिया है, क्योंकि जो भी एनर्जी रहेगी वो वर्क डन के फॉर्म में स्टोर होगी। सॉरी, जो भी वर्क करोगे वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा।
सो ये दोनों फॉर्मूलेज याद रखना है। ओके, टी इज नोन एज सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड एंड डी ए इज नोन एज चेंज इन एरिया। क्लियर हुआ यहां तक सबको? ओके ओके, सो ये पार्ट तक हम लोगों ने, ये पार्ट में हम लोगों ने सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच का रिलेशन पढ़ा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्प्लिटिंग ऑफ अ ड्रॉप इनटू ड्रॉपलेट्स एंड कोलास ऑफ ड्रॉपलेट्स इनटू ड्रॉप। ओके, स्प्लिटिंग यानी टूटना, ड्रॉप ड्रॉपलेट्स में टूटेगा, कोलास यानी ज्वाइन होना। ओके, कोलास यानी क्या होता है? ज्वाइन होना। तो ड्रॉपलेट्स मर्ज होंगे, बेटर वर्ड है मर्ज। ओके, ड्रॉपलेट्स मर्ज होंगे और वो बनाएंगे ड्रॉप। तो यहां पे मैंने एक सिचुएशन दिया हुआ है जहां पे एक ड्रॉप है, बड़ा लिक्विड ड्रॉप है। जो बड़ा होता है उसको ड्रॉप बोलेंगे और जो छोटे छोटे उनको ड्रॉपलेट्स कहेंगे। ड्रॉप का रेडियस है कैपिटल आर, वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूटा है, छोटे छोटे एन नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स में टूटा है जिनका रेडियस है स्मॉल आर। तो ये जो प्रोसेस है ड्रॉप टू ड्रॉपलेट्स, ये हो गया स्प्लिटिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे टॉपिक है और इसी पे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं सीईटी में। ये ड्रॉपलेट्स कंबाइन हुए ड्रॉप में, तो इसको बोलते हैं कोलास। ओके, समझ में? अब तुमने देखा होगा कि मैंने यहां पे वाटर बनाया हुआ है, लेटर से वाटर का ड्रॉप है ये। तो ये जो वाटर ड्रॉप है, इसमें जितना पानी है हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ऐसा कि उतना का उतना पानी इसी में है, कोई भी पानी बाहर जो है वेस्ट नहीं हुआ हमारा, या पानी का लॉस नहीं हुआ है। देयर इज नो लॉस ऑफ वाटर। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि इधर जितना पानी का वॉल्यूम है विच इज 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, उधर उतना वॉल्यूम होना चाहिए पानी का एक ड्रॉपलेट में, इतना ऐसे n। ये पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ध्यान में रखो। ओके, 4/3 पाई कट गया, तो देयरफॉर r इज इक्वल टू n टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल r, वेयर कैपिटल R इज रेडियस ऑफ ड्रॉप, स्मॉल r इज रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट एंड कैपिटल N इज नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स। क्लियर विद दिस? तो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ड्रॉप एंड ड्रॉपलेट्स। क्लियर हुआ? अब इसमें सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात जो आपको नोट डाउन करके रखना है और याद रखना है कि सरफेस एरिया स्प्लिटिंग में ड्यूरिंग स्प्लिटिंग ओनली, ड्यूरिंग स्प्लिटिंग सरफेस एरिया ऑफ ड्रॉप इंक्रीजेस। सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो ड्रॉप का सरफेस एरिया है कुल मिला के इन सभी ड्रॉपलेट्स के सरफेस एरिया से कम है। इनका सरफेस एरिया सबका ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया कम है, ये याद रखना। ओके, क्लियर विद दिस? यहां तक ध्यान में आया? अब ड्रॉप के लिए व्हाट इज एरिया ऑफ ड्रॉप? एरिया ऑफ ड्रॉप क्या हो रहेगा? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। व्हाट इज एरिया ऑफ ड्रॉपलेट्स? n into 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, तो व्हाट इज चेंज इन एरिया? ये ज्यादा है, ये कम है, तो चेंज इन एरिया कितना रहेगा? n into 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। सो वर्क डन कितना रहेगा? वर्क डन का फॉर्मूला अभी देखा हम लोगों ने, T डेल्टा A या फिर T dA। तो देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू T इंटू, ये लगा देंगे हम लोग, N इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। 4 पाई कॉमन निकल गया, देयरफॉर W इज इक्वल टू 4 पाई कैपिटल T N आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान में रखना। ठीक है, अब ये फॉर्मूले के और बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो कैसे डिराइव करना है एग्जाम में, मैं अभी डिराइव नहीं करके दूंगा, लेकिन एग्जाम में कैसे डिराइव करना वो बताता हूं मैं, अगर तुमको याद नहीं रहा, क्योंकि फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि तुमको बहुत सारे फॉर्मूले याद रखने हैं।
तो ये फॉर्मूला एग्जाम में याद रहेगा कि नहीं रहेगा, आई कांट से। तो इसलिए मैं तुमको स्टेप बता दूंगा। ओके, ये फॉर्मूला तो भी याद रहना चाहिए। इसके आगे से इसको अगर अपने को सिर्फ कैपिटल आर के फॉर्मेट में लाना है तो क्या करना है, तुमने स्मॉल आर के जगह कैपिटल आर अपॉन एन टू द पावर 1/3 सब्सटीट्यूट कर देना। यहां पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगर ये फॉर्मूले को स्मॉल आर के फॉर्मेट में लाना है तो उसमें कैपिटल आर के जगह सब्सटीट्यूट करना है, और कितना सब्सटीट्यूट करना है, एन टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, बहुत बहुत आसानी से क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर विद दिस? ओके, सो नाउ विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। एक बात ध्यान में रखना, मैं यहां पे कंपैरिजन वाला ये टेबल बहुत काम में आएगा। स्प्लिटिंग एंड कोलास। ओके, स्प्लिटिंग में सरफेस एरिया इंक्रीजेस, कोलास में सरफेस एरिया डिक्रीजेस। ठीक है, पॉइंट लिखते चलो, काफी काम में आएंगे। ओके, यहां पे टेम्परेचर, ओके, स्प्लिटिंग में टेम्परेचर डिक्रीजेस, स्प्लिटिंग में टेम्परेचर डिक्रीजेस, कोलास में टेम्परेचर इंक्रीजेस। क्लियर विद दिस? ओके, नाउ यहां पे एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और यहां पे एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड। ओके, यहां पे वर्क इज टू बी डन। ओके, वर्क इज टू बी डन, यहां पे वर्क इज नॉट टू बी डन, वर्क इज नॉट टू बी डन। ठीक है, इतनी बातें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो याद रखना। ओके, क्लियर? क्लियर विद दिस? ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको समझ के लो। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। टेम्परेचर बढ़ने से, ओके, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, ओके, टेम्परेचर को थीटा से डिनोट करते हैं हम लोग, क्योंकि टी यानी सरफेस टेंशन है ना हमारा। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। ओके, रिलेशन क्या है, सरफेस टेंशन एट एनी टेम्परेचर थीटा इज इक्वल टू T0 ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा डेल्टा थीटा, where T0 is temperature, surface tension at 0 degree Celsius, alpha is temperature coefficient and delta theta is rise in temperature। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है at which surface tension becomes 0। टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन कम होगा, तो एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा जहां पे सरफेस टेंशन 0 हो जाएगा, वो टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट, सोल्यूबल इंप्यूरिटी का क्या फर्क गिरेगा? ओके, सोल्यूबल इंप्यूरिटी, सोल्यूबल इंप्यूरिटी डालने से सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है, याद रखना हमेशा, और इनसोल्यूबल इंप्यूरिटी डालने से सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट? सोल्यूबल इंप्यूरिटी से सरफेस टेंशन बढ़ेगा, इनसोल्यूबल इंप्यूरिटी से सरफेस टेंशन कम होगा। ओके, एक पॉइंट यहां पे मुझे एक्सप्लेन करना था। ओके, वो ये था, राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर ऑफ ड्रॉप। ओके, अब जब देखो टेम्परेचर का राइज कोलास में हो रहा है, ओके, अब वो कितना हो रहा है कैसे निकालना? एक काम करना, तुमने वर्क डन का फॉर्मूला देखा है ऊपर, तुमने लिख के रखे, उसको तुमको इक्वेट करना है एम एस डेल्टा थीटा से, वेयर एस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। ओके, ऊपर जो वर्क डन वाला फॉर्मूला है ना,
उसको एम एस डेल्टा थीटा से, ये जो वर्क डन वाला फॉर्मूला था, इसको इक्वेट करना है किससे, एम एस डेल्टा थीटा से। इसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कुछ बुक में स्पेसिफिक हीट बोला है, कुछ बुक्स में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोला है, ठीक है। कुछ बुक्स में एक और कॉन्सेप्ट दिया है विच इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्रॉप। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्रॉप में इस वर्क डन को हमको काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्रॉप, ओके, किसको, वर्क डन को। तो ये वर्क डन का अगेन फॉर्मूला तो हम लोगों को यही यूज करना है, यही फॉर्मूला यूज करना है। बस काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या फॉर्मूला लगा देना, हाफ एम वी स्क्वायर। तो शायद तुमको वेलोसिटी निकालने बोले, तो यू कैन फाइंड इट आउट, है ना। अब इन दोनों में एक फॉर्मूला यूज होता है दैट इज मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ड्रॉप के लिए हमको वॉल्यूम तो पता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, रो जो है ये डेंसिटी है। तो यहां पे एम आ रहा है, तो तुम वहां पे एम के जगह ये लिख सकते हो, यहां पे भी एम आ रहा है, एम के जगह ये लिख सकते हो, रो कैपिटल वी। क्लियर विद दिस, ओके। नाउ लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन या कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस प्रेशर क्या होता है ये। जैसे ये हमारे पास में एक स्फेरिकल बबल है, ओके, या वाटर ड्रॉप है या लिक्विड ड्रॉप है, तो क्या होता है कि अंदर प्रेशर रहेगा पी आई और बाहर प्रेशर रहेगा पी नॉट। तो एक बात ध्यान में रखना, पी आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन पी नॉट। क्यों ऐसा, स्वाभाविक सा बात है, अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स है, अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है सब एक दूसरे के बहुत पास में है ना, सब एक दूसरे के क्या है, बहुत पास में है, इसलिए बहुत प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। तो अंदर प्रेशर ज्यादा रहेगा, बाहर प्रेशर कम रहेगा। तो ये जो टर्म होती है पी आई माइनस पी नॉट, इसको हम लोग एक्सेस प्रेशर कहते हैं, ओके, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्सेस प्रेशर, ओके। और ये एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला है, ओके, पहला फॉर्मूला है 4T/R और दूसरा है, सॉरी, 8T/R, ओके। 4T/R किसके लिए, 8T/R किसके लिए बताता हूं। ये है लिक्विड ड्रॉप के लिए, लिक्विड ड्रॉप या फिर वाटर ड्रॉप के लिए। याद रखना, प्रॉब्लम में ध्यान से देखो कि लिक्विड ड्रॉप दिया है, वाटर ड्रॉप, उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाओ। ये फॉर्मूला किसके लिए, ये फॉर्मूला है सोप बबल के लिए। 2 से मल्टीप्लाई होता है, एक्चुअली इस फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, इसका रीजन बता देता हूं। क्योंकि जो सोप बबल होता है उसमें अंदर भी एयर होता है और बाहर भी एयर होता है। तो ये जो सरफेस है दो जगह से एयर के कांटेक्ट में है, इसलिए 2 का फैक्टर लगेगा। लिक्विड ड्रॉप में एक ही सरफेस एयर के साथ में कांटेक्ट में होती है, जो कि बाहर की होती है। अंदर तो वाटर है या फिर लिक्विड है, इसलिए यहां पे 2 का फैक्टर नहीं होता है। 2 का फैक्टर नहीं होता है मतलब 4T/R है, लेकिन यहां पे 2 सरफेसेस हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8T/R बन गया सोप बबल में। समझ में आया सबको यहां तक। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस प्रेशर। अब बहुत से बार एक्सेस प्रेशर इसमें कॉन्सेप्ट यूज होता है वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल, पहला, और दूसरा है वर्क डन इन ब्लोइंग या फिर फॉर्मिंग, सबसे करेक्ट वर्ड रहेगा लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड या फिर वाटर ड्रॉप, ओके। ये एक कॉन्सेप्ट है। वाटर ड्रॉप में 2 का फैक्टर नहीं लगेगा, लिक्विड ड्रॉप में, सॉरी, सोप बबल में 2 का फैक्टर लगेगा। तो ये वर्क डन कितना है देखो, यहां पे वर्क डन रहेगा टी इंटू डेल्टा ए, ओके। जब तुम सोप बबल वाटर ड्रॉप बना रहे हो तो 0 रेडियस से पूरे रेडियस r तक उसका स्टार्टिंग में बना रहे हो, तो यहां पे रेडियस 0 है, तो सरफेस एरिया जो है 0 है। यहां पे सरफेस एरिया कितना है 4πr²,
A1 A2, तो चेंज इन एरिया कितना हुआ 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 0। तो देयरफॉर वर्क डन यहां पे और लग गया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी। किसमें? लिक्विड ड्रॉप या फिर वाटर ड्रॉप में। यहां पे कितना लगेगा? ट्वाइस टी डेल्टा ए। अगेन यहां से लेके ये बना, यहां पे रेडियस 0 है तो इनिशियल एरिया 0 रहेगा, यहां पे रेडियस r है तो फाइनल एरिया रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो चेंज इन एरिया कितना हुआ 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो वर्क डन कितना हुआ 8 पाई आर स्क्वायर टी। तो अगर तुमको बोला सोप बबल बनाने में वर्क डन कितना 8 पाई आर स्क्वायर टी, लिक्विड ड्रॉप या वाटर ड्रॉप बनाने में वर्क डन कितना 4। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट पे मैंने 2 डायग्राम्स बनाए, ये 2 डायग्राम्स पे ध्यान दो, इस पे बात नहीं करेंगे हम लोग, बाद में बात करेंगे। ये जो है लिक्विड सरफेस कॉनकेव है और ये लिक्विड सरफेस कॉन्वेक्स है, ठीक है। तुम देखोगे ध्यान से, मैंने कॉनकेव सरफेस पे टेंजेंट बनाया, ये जो ऑरेंज कलर से बना है ना, ओके ऑरेंज ही है ये, ओके ये जो है दिस इज नथिंग बट टेंजेंट। टेंजेंट ड्रॉन टू फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है। ये टेंजेंट अंदर आया, कॉनकेव जिसका सरफेस था ना उसके लिए टेंजेंट अंदर आया, तो ये हो गया एक एंगल थीटा। यहां पे टेंजेंट बाहर आया, कॉन्वेक्स सरफेस जिस लिक्विड का फ्री सरफेस कॉन्वेक्स होता है उसका टेंजेंट बाहर आया, ये हो गया उसके लिए एंगल। अब ये कौन से लिक्विड्स होते हैं? ये ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिनके एडेसिव फोर्सेस कोहेसिव फोर्सेस से ज्यादा होते हैं। ये वाले जो लिक्विड होते हैं इनके कोहेसिव फोर्सेस एडेसिव फोर्सेस से ज्यादा होते हैं। ये जो लिक्विड होते हैं ये पार्शियली वेट से सॉलिड होते हैं, जो सॉलिड को पार्शियली वेट करते हैं, ओके। और ये लिक्विड जो होते हैं ये डज नॉट वेट द सॉलिड, ओके। ये सॉलिड को बिल्कुल भी गीला नहीं करेंगे। इसका एग्जांपल समझा देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने बकेट में मर्क्यूरी रखा, उसको तुमने पूरा मर्क्यूरी को बाहर गिरा दिया, तो अंदर कुछ भी मर्क्यूरी नहीं रहेगा, मतलब मर्क्यूरी डज नॉट वेट द सॉलिड। तुमने अंदर केरोसिन रखा, केरोसिन रखे तुमने गिरा दिया केरोसिन, अंदर थोड़े जगह पे केरोसिन रहेगा, मतलब केरोसिन पार्शियली वेट्स द सॉलिड। तो ऐसे जो एंगल ये ऐसे जो लिक्विड्स होते हैं उनके लिए ये जो थीटा है ये हमेशा एक्यूट आएगा, ऐसे लिक्विड्स के लिए थीटा हमेशा ऑब्ट्यूज आएगा। अब थीटा एक्यूट है तो कॉस थीटा पॉजिटिव है, थीटा ऑब्ट्यूज है तो कॉस थीटा नेगेटिव है। अगेन इसके एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी लिख के दिए, केरोसिन एंड मर्क्यूरी। ये जो थीटा होता है, दोनों जो थीटा है इनको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसकी डेफिनेशन अपने बोर्ड्स के बुक में दी हुई है, यू कैन चेक इट आउट। व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट? द एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड द सरफेस ऑफ द सॉलिड। ये क्या है? सरफेस ऑफ द सॉलिड। एंड दिस एंगल इज मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड, क्योंकि ये एंगल नहीं मेजर किया हम लोगों ने। एंड द एंगल विच इज मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड, ये भी एंगल जो था लिक्विड के अंदर मेजर किया हुआ है। क्या बना डेफिनेशन? द एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड द सरफेस ऑफ द सॉलिड मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड इज नोन एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब ये जो थीटा है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं? थीटा डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। फर्स्ट, नेचर ऑफ लिक्विड, यानी तुमने कौन सा लिक्विड लिया है। केरोसिन के लिए एक्यूट, मर्क्यूरी के लिए ऑब्ट्यूज्ड। सेकेंड, सॉलिड लिक्विड पेयर तो तुमने सॉलिड कौन सा लिया है, लिक्विड कौन सा लिया है। जैसे ग्लास, प्योर ग्लास वाटर के लिए अलग है, प्लास्टिक और वाटर के लिए अलग रहेगा। ओके, सॉलिड लिक्विड का पेयर क्या है? ग्लास केरोसिन के लिए अलग रहेगा, ग्लास मर्क्यूरी के लिए अलग रहेगा। ओके, मीडियम अबव द लिक्विड, यानी लिक्विड के ऊपर कौन सा मीडियम है उस पर भी डिपेंड करता है। अब इसमें और 2 बातें ध्यान में रखना है। ऐसे भी लिक्विड होते हैं विच डज नॉट वेट द सॉलिड, सॉरी विच कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड। ऐसे लिक्विड के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री होते हैं।
जैसे वाटर, प्योर वाटर, इसका एग्जांपल है प्योर वाटर, प्योर वाटर एंड ग्लास, ठीक है। दूसरा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, ओके मैं यहां लिखता हूं ऐसा, थीटा इसलिए नहीं लिखूंगा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीजेस, ध्यान में रखना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीज होगा, ओके। नेक्स्ट हेडिंग इज कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी पढ़ने से पहले हमको कैपिलरी याद रखना पड़ेगा। कैपिलरी क्या होता है? ट्यूब ऑफ वेरी स्मॉल डायमीटर, बहुत छोटे डायमीटर का ट्यूब, जैसे स्ट्रॉ होती है ना, स्ट्रॉ से भी छोटा डायमीटर। अब राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इनसाइड अ कैपिलरी इज नोन एज कैपिलैरिटी, ओके। छोटे से ट्यूब में एक तो लिक्विड राइज होगा, नहीं तो वो फॉल होगा। इस राइज और फॉल अपने आप, अपने आप, दिस इज नोन एज कैपिलैरिटी। इसका डेरिवेशंस वगैरह हम लोग नहीं देखेंगे, बट हाँ एक बात ध्यान में रखना, कहां देखने मिलता है रियल लाइफ में। तुमको इंक पेन मालूम है, तुमने कभी जिंदगी में इंक पेन अगर यूज किया होगा तो इंक ड्रॉप के ऊपर अपन ने वो पेन रखा तो अपने आप वो इंक उस पेन में चले जाती है अपने आप, ओके। तुमने देखा होगा क्यों जाती है, वो तुमको बताता हूं। ये इंक पेन की निब होती है, यहां पे गड्ढा होता है और यहां पे एक जगह होती है, छोटा सा कट होता है, तो क्या होता है ड्रॉप में अपने आप वो राइज होता है क्यों? क्योंकि दिस रीजन इज एक्टिंग लाइक अ कैपिलरी। किसके जैसा एक्ट कर रहा है वो? कैपिलरी के जैसा एक्ट कर रहा है। इसका दूसरा एग्जांपल, दिया होता है ना, इसमें यहां बाती होती है और यहां फ्लेम होती है, ओके। यहां से अपने आप ऑयल राइज हो रहा है, यहां तक ऊपर राइज हो रहा है, अपने आप हो रहा है, कोई उसको मशीन या मोटर नहीं लगाए। क्यों राइज हो रहा है? क्योंकि ये फेनोमेनन कैपिलैरिटी। हाँ, इसमें याद रखना, लिक्विड जो पार्शियली वेट से सॉलिड है, मतलब केरोसिन, उसमें राइज होगा कैपिलरी में, ओके। कैपिलरी में ऐसा लिक्विड विच पार्शियली वेट सॉलिड, मतलब केरोसिन, हमेशा राइज होगा। लिक्विड विच डज नॉट वेट द सॉलिड, मतलब मर्क्यूरी, तो कैपिलरी में फॉल होगा, हमेशा कैपिलरी में फॉल होगा। और ये राइज और फॉल कितना होगा देख लो, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, H इज इक्वल टू 2T cos थीटा अपॉन R रो जी। T यानी सरफेस टेंशन है, R यानी रेडियस ऑफ कैपिलरी, रो यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, थीटा यानी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड G यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आखिरी दो बातें, सबसे पहला, H is inversely proportional to R, okay, and when G is equal to 0 then H is equal to infinity हो जाएगा, but this is not true। यानी सपोज ये कैपिलरी है, ये अपना लिक्विड है, जब G 0 हो जाएगा तो ऐसा लिक्विड राइज होके क्या बाहर आएगा? क्या ऐसा फाउंटेन बनेगा? क्या नहीं, लिक्विड सिर्फ क्या होगा यहां पे, लिक्विड विल राइज टू, ये ऑप्शन देखोगे तुम, लिक्विड विल राइज टू मैक्सिमम हाइट ऑफ कैपिलरी, यानी लिक्विड एकदम मैक्सिमम हाइट ऑफ कैपिलरी तक पहुंच जाएगा और रुक जाएगा। तो ये सारी बातें थी हमारे चैप्टर सरफेस टेंशन में। ये चैप्टर को अच्छे से इसके नोट्स बना लो, ओके। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेस्ट दिया है वो भी सॉल्व करो, ओके। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सीईटी।